हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आज के एक अगली नई वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश जो कि यूपी टेट, उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो 2018 का, जो 18 नवंबर 2018 को एक पेपर हुआ था जो यूपी टेट का, जिसमें हम लोग प्राथमिक 1 to 5 के लेकर आपका ईवीएस पर्यावरण अध्ययन को हम कवर करने वाले हैं। ठीक ना। आप इसको देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन में पूरे 30 प्रश्न बनते हैं और 30 प्रश्न का हम लेवल देखेंगे कैसे प्रश्न बने हैं दोस्तों। तो इसको पूरी वीडियो को आप लोग देखेंगे, वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका हम डिस्कशन भी करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं। तो उस समय ये प्रश्न बना था कब, 2018 में। 18 नवंबर को यह पेपर हुआ था। 1 to 5 का प्राइमरी का पेपर है और इसका डिस्कशन जो ईवीएस का पोर्शन का है। इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं, तो उस समय भी थी हैं और आज भी ये अपने पद पे कार्यरत हैं। रेखा शर्मा जी। कौन है दोस्तों? रेखा शर्मा जी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। प्यारे आपको बता दें, आहूत का मतलब होता है बुलाना। किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है वह भारत के प्रथम नागरिक कहे जाने वाले राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। या याद रखेंगे, राष्ट्रपति इनको बुलाने का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये भी प्रश्न बनता है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो अब आप बोलिएगा लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इसको याद रखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे संयुक्त बैठक की अध्यक्षता और बुलाने का काम करेंगे राष्ट्रपति साहब। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, संविधान के किस भाग में पंचायती राज्य व्यवस्था संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो देखिएगा, आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको मिलेगा अनुच्छेद 243। ठीक ना, अनुच्छेद आपका 243 और अनुसूची आप लोग देखेंगे 1 में प्रावधान है। और संविधान का जो ए भाग है वो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 9वां है। कौन है दोस्तों? 9वां है। इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं, अगला है 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। तो 74वें संविधान संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय स्वशासन से है और इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। तो 74वां संविधान संशोधन ये है ग्रामीण और शहरी, ग्रामीण एवं कौन दोस्तों? ग्रामीण एवं शहरी स्वशासन से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे स्थानीय स्वशासन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है शहरी स्थानीय स्वशासन से है। इसको आप लोग याद रखिएगा, जो शहरी और स्थानीय स्वशासन से है इसको आप लोग करेक्ट रूप से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। तो आप देखेंगे वो गैस का नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है दोस्तों? सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको SO2 बोलते हैं। जब आपकी वर्षा होती है और वर्षा के जल को शुद्ध जल माना जाता है प्यारे, लेकिन अगर उसमें SO2 मिल जाए, ठीक ना, सल्फर डाइऑक्साइड रसायन मिल जाए या घुल जाए, तो वह जो होगी वह अम्लीय वर्षा हो जाएगी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक प्रश्न और बता दूं, SO2 के अम्लीय वर्षा के कारण ही आगरा का ताजमहल का जो रंग है वह दिन प्रतिदिन उड़ रहा है। वहीं पे जो मथुरा में एक तेल शोधक कारखाना है और उससे निकलता है SO2 और उसी के कारण आगरा का रंग जो है दिन प्रतिदिन धूमिल हो रहा है। तो याद रखिएगा। और SO2 गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो विधि का शासन विचार के बारे में बात करेगा तो आपका इंग्लैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, इंग्लैंड से। मूल अधिकार पूछ देगा तो मूल अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया है, ये भी बात को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। तो लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जो होती है वो भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात को आप लोग याद रखेगा। प्रथम बार 1952 में चुनाव कराए गए थे, इसको भी याद रखेगा। और लोकसभा चुनाव संबंधित जितने भी प्रावधान हैं ये चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव कराना, राजनीतिक दलों के लिए सिंबल वितरण करना और इसके बाद
चुनाव को कितने भागों में बाँट-बाँट के कराया जाएगा और इसके बाद पर्चा दाखिला, उम्मीदवारों की लिस्ट सब कुछ जारी करने का काम भारत निर्वाचन आयोग करता है, याद रखेंगे। लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को क्या कहते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो लोकसभा की कार्रवाई होती है उसके प्रथम घंटे को प्रश्नकाल के नाम से जानते हैं और इसमें इसमें जो उसमें कार्यरत सांसद होते हैं वे प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं और उससे संबंधित जो मंत्री होते हैं उसके बाद अगली कार्रवाई में वो उसका उत्तर देते हैं। तो लोकसभा कार्रवाई के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो वर्षा जल संग्रहण क्या है दोस्तों? वर्षा जल का जमाव और भंडारण को ही वर्षा जल संग्रहण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब ये प्रश्न बना था दोस्तों उस समय काफ़ी अच्छे प्रश्न थे और काफ़ी लेवल के प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों का आप लेवल देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कैसा यूपी टेट में प्रश्न बनते हैं। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? तो भारतीय गैंडा का जो अभयारण्य है, याद रखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में स्थित है और यहाँ पे यह एक सींग के गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। इसको आप लोग याद रखिएगा, एक सींग के गैंडों को यहाँ पे संरक्षित किया जाता है। तो भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में, और जो कहाँ पड़ता है दोस्तों? असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध से सही है? जब आप इसको देखेंगे दोस्तों तो आपको प्रत्येक लोगों को, इतना तो मुझे लगता है ऐसा प्रश्न तो सभी स्टूडेंट हमारे हल कर ही लेंगे। जैसे जो होता है उत्पादक, सबसे पहले उत्पादन किसी चीज़ का किया जाता है, फिर उसका उत्पादन होता है तो सेकंड श्रेणी में आते हैं उपभोक्ता, उसका उपभोग करते हैं और इसके बाद जो उपभोक्ता होते हैं उनका उपयोग करने वाले जो होते हैं उसको अपघटक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जब आप देखिएगा तो यही चीज़ आपके लिए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो अगर आप ग्रीन हाउस गैस के बारे में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा कौन गैस होती है? तो CO2 होती है दोस्तों। यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी उत्तरदायी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यह कौन है दोस्तों? CO2 ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो याद रखिएगा वह वर्णक का नाम है क्लोरोफिल वर्णक, जिसके कारण पौधे जो होते हैं वह हरे भरे होते हैं। कौन है दोस्तों? क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल वर्णक के कारण पौधे हरे भरे होते हैं या पौधे की पत्तियां हरी भरी होती है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, कौन है? तो मानवीय गतिविधियों के बारे में बात करेंगे। मनुष्य ही वनों को जलाता है और इसी के कारण पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन होता है। कृषि क्रियाकलाप ये भी है दोस्तों, और एयरोसेल कैन का प्रयोग ये भी है। तो ऑप्शन नंबर डी आप देखिएगा, कौन देखेंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी चीज़ हो जाएगा। ये मनुष्य के द्वारा ही सभी चीज़ें की जाती है और इसी के कारण पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन है और ये मनुष्य के द्वारा एक होता है। आगे देखते हैं, आगे है कि ये यूबारफिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो आप लोगों को मालूम है, ये बात बहुत चर्चित भी है दोस्तों। इस पर भारत सरकार ने भी अलग अलग प्रकार की योजनाएं चलाई थी। तो जैट्रेफा यूपार्सिक फैमिली का फसल है जिसमें बायोडीजल उत्पन्न किया जाता है। इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों से 25 से 30% का तेल निकाला जाता है तथा इस तेल से कार आदि चलाए जाते हैं, इसलिए बायोडीजल पौधा इसे कहा जाता है, याद रखिएगा। और यह जो है आंध्र प्रदेश में इसका जो संयंत्र है सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में लगाया गया है। अगर ये भी प्रश्न पूछे तो याद रखिएगा। और इसका नाम क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, जैट्रोफा। क्या है दोस्तों? जैट्रोफा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही है बायोडीजल को उत्पन्न करने वाला एक पौधा जिसका संयंत्र जो आंध्र प्रदेश में लगाया गया है और 25 से 30% इससे डीजल इसके बीजों से निकाला जाता है पेड़ के। ये बात को याद रखिएगा, पेराई के माध्यम से निकलता है। आगे देखते हैं, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसियम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है?
आप जानते होंगे हिंदू हिंदू समाज में या हिंदू परिवार में हर घर घर में आपको मिल जाएगी, जिसका नाम है तुलसी। इनको भारत में तुलसी माता के नाम से जाना जाता है। इनका पूजा भी होता है और इनकी पत्तियों को आप औषधि के रूप में सेवन भी करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? तो जो पीने के लिए सुरक्षित पानी होता है उसे हम लोग बोलते हैं पीने योग्य पानी। क्या बोलते हैं दोस्तों, पीने योग्य पानी। आप लोग ऑप्शन नंबर ए आप सही देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, पीने योग्य पानी। ऑप्शन नंबर योग्य ए वाला सही हो जाएगा। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो याद रखेगा, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वह मिथाइल आइसोसाइनेट CH3 NCO इसका रासायनिक नाम होता है, रासायनिक सूत्र होता है CH3NCNO, जो मिथाइल गैस आइसोसाइनेट इसको बोलते हैं। और वर्ष 1984 में, या कहाँ पे दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल में। कहाँ पे दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल में इसी गैस का रिसाव हो गया था एक कारखाने में, और जिसके कारण लगभग 2500 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट जिसका सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोपाल में यह रिसाव हुआ था, फैक्ट्री से रिसाव हुआ था, जिसके कारण वहाँ की अपार जनधन की हानि हुई थी। आगे देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? और ईवीएस का काफ़ी चर्चित और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये बात याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 2 दिसंबर का नहीं, 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को। ये बात को आप याद रखिएगा, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, याद रखेंगे, ठीक ना। यहाँ पे मैं 2 दिसंबर बता रहा हूँ, 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। ऐसे आप लोग इसको याद रखिएगा, मुझे ये बात ध्यान में थी। और 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। MS स्वामीनाथन क्या थे? तो आपको बता दें दोस्तों, MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। इन्होंने भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ये भी प्रश्न बनता है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ये बात आप लोग याद रखेगा। और ये क्या थे? कृषि वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और हरित क्रांति के जनक भी इनको माना जाता है। आगे देखते हैं, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक ना, WWI कहाँ स्थित है? तो आप इसके बारे में बात करेंगे तो यह आपका उत्तराखंड के देहरादून में है। कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड के देहरादून में है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं दोस्तों, ये मिस प्रिंट है, यही होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि देहरादून है। कहाँ है दोस्तों? देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में इसका मुख्यालय स्थित है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो हरे पौधे होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और निष्कासित क्या करते हैं? ऑक्सीजन को। तो किसे अवशोषित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या बोलते हैं दोस्तों? मृतक भक्षी बोलते हैं। मृतक का भक्षण करने वाला, इसी को क्या बोलते हैं? मृतक भक्षी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो तप्त भौम जल से जो ऊर्जा होती है, आप लोग जब इसको पढ़ेंगे तप्त भौम जल के बारे में, तो आपको मिलेगा कि इससे भूतापी ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या होता है दोस्तों? भूतापी ऊर्जा प्राप्त होती है, और इसका प्रयोग जो होता है खाना बनाने में और बिजली उत्पादन में किया जाता है। याद रखिएगा, भूतापी ऊर्जा जो तप्त भौम जल से ये ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो जो 16 के घास के स्थल हैं वह आपका कहाँ पे पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। कहाँ पे दोस्तों? पश्चिमी घाट में 16 घास स्थल पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ पे प्रजनन करते हैं? तो याद रखिएगा, जब इसको आप देखेंगे तो भारत में जो पेलिकन पक्षी है वह आपका जो प्रजनन करता है वह आपको, जब इसमें देखेंगे, नेलापट्टू, कुनथनकुलम और कोकारे बेलूर, ये सभी तीनों जगह पे करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ये पक्षी है ये भारत में
तीनों जगह पे प्रजनन जैसी क्रियाओं को करता है, रहता है या इसका निवास स्थान भी है, इसको याद रखेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, मीनामाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मीनामाता रोग जो होता है वह जो मछलियाँ होती हैं उस मछलियों में डायरेक्ट अगर फैक्ट्री का जो कूड़ा करकट है या कचरा डायरेक्ट बहता है, जिस फैक्ट्री में एचजी जैसे पारा, एचजी का मतलब होता है दोस्तों पारा, पारा रसायन संबंधित कोई भी रसायन निकलता है, तो अगर मछली उनका सेवन करती हैं और वैसे पारा से अधिकता वाली मछली को कोई व्यक्ति खाएगा तो उसके अंदर होगी मीनामाता रोग। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारा को एचजी से दर्शाते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है। याद रखिएगा, ओजोन परत को O3 से दर्शाते हैं। ओजोन परत सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। अगर ये न रोकती तो मनुष्य के ऊपर पड़ता तो इससे मनुष्य को स्किन कैंसर संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और ओजोन परत को याद रखिएगा, ओजोन परत जो है वह समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत जो है वह समताप मंडल का हिस्सा है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, काफ़ी बार पूछता है। तो ये बात कहा है दोस्तों कि ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से कहाँ पे हुआ है। तो अगर अधिकतम ह्रास के बारे में बात करिएगा तो आपका दक्षिणी ध्रुव पे ओजोन परत का सबसे ज़्यादा क्षरण हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे देखिएगा, इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी होगा। और यहाँ पे जो ऑप्शन प्रिंट है तो दक्षिणी ध्रुव, ऐसे आप लोग याद रखेगा दक्षिणी ध्रुव, इसको याद रखेगा दक्षिणी ध्रुव। आगे देखते हैं, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। तो भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कार्निया थे। कौन थे दोस्तों, हीरालाल जे कार्निया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे और लास्ट प्रश्न देखते हैं, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। तो रेड डाटा बुक का मतलब होता है दोस्तों जो अपने वातावरण या अपने जीव जंतुओं की जो सूची है, जिसमें जो जीव जंतु या पेड़ पौधे या वृक्ष, जो भी कुछ पौधे हैं, जंतु हैं, जानवर हैं, जिनकी जो स्थिति विलुप्ति के करीब चली गई है, तो ऐसे जीवों का उसमें डाटा में लिखा जाता है और उनको बचाव के लिए विशेष अभियान चलाए जाते हैं। तो रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, तो विलुप्ति के करीब जो जीव चले गए हैं उनके बचाव के लिए, उनके लिए यह बुक लिखी जाती है। और उस जो रेड डाटा बुक होती है उसमें इनका नाम दर्ज किया जाता है, जो रेड डाटा बुक कहलाता है विलुप्ति के करीब जो जीव चले जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए पूरे 30 क्वेश्चन को आप लोग देख लिए। एबीएस के यूपी टेट के 2018 के 18 नवंबर का पेपर था और आपको मैं प्रश्न के साथ साथ इसका आंसर भी बताया। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, अभिषेक एकेडमिक इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।